नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में पिछली कड़ी में हमने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी लेखक का प्रथम अंक सुना था। आज की कड़ी में हम इसी कहानी का दूसरा अंक सुनेंगे। कहानी में लेखक के जीवन की जटिलता है। कहानी में लेखक का मानसिक संतरास है और साथ ही साथ लेखक की सामाजिक शोहरत की आकांक्षा भी है। तो आज का अंक सुनना प्रारंभ करें। सुमित्रा ने गला छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई व्यवस्था करते आना, क्योंकि मेरे पास केवल एक आना और रह गया है। जिनसे उधार मिल सकता था उनसे ले चुकी, और जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई। मुझे तो और अब कोई उपाय नहीं सूझता। प्रवीण ने एक क्षण के बाद कहा, 2-1 पत्रिकाओं से मेरे लेखों के रुपए आने वाले हैं, शायद कल तक आ जाएं। और अगर कल उपवास ही करना पड़े तो क्या चिंता, हमारा धर्म है काम करना। हम काम करते हैं और तन मन से करते हैं। अगर इस पर भी हमें फाका करना पड़े तो मेरा दोष नहीं। मर ही तो जाऊंगा। हमारे जैसे लाखों आदमी रोज मरते हैं। संसार का काम ज्यों का त्यों चलता रहता है। फिर इसका क्या गम कि हम भूखों मर जाएंगे। मौत डरने की वस्तु नहीं है। मैं तो कबीर पंथियों का कायल हूँ, जो अर्थी गाते बजाते ले जाते हैं। मैं इससे नहीं डरता। तुम ही कहो, मैं जो कुछ करता हूँ इससे अधिक और कुछ मेरी शक्ति के बाहर है या नहीं। सारी दुनिया मीठी नींद सोती होती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूँ। लोग हंसी दिल लगी आमोद प्रमोद करते रहते हैं। मेरे लिए सब हराम है। यहाँ तक कि महीनों से हंसने की नौबत नहीं आई। होली के दिन भी मैंने तातील नहीं मनाई। बीमार भी होता हूँ तो लिखने की फिक्र सिर पर सवार रहती है। सोचो, तुम बीमार थीं और मैं वैद्य के यहाँ जाने के लिए समय ना पाता था। अगर दुनिया नहीं कदर करती, ना करे। इसमें दुनिया का ही नुकसान है, मेरी कोई हानि नहीं। दीपक का काम है जलना, उसका प्रकाश फैलता है या उसके सामने कोई ओट है, उसे इससे प्रयोजन नहीं। मेरा भी ऐसा कौन मित्र परिचित संबंधी है जिसका मैं आभारी नहीं। यहाँ तक कि अब घर से निकलते शर्म आती है। संतोष इतना ही है कि लोग मुझे बदनीयत नहीं समझते। वे मेरी कुछ अधिक मदद ना कर सकें, पर उन्हें मुझसे सहानुभूति अवश्य है। मेरी खुशी के लिए इतना ही काफ़ी है कि आज वह अवसर तो आया कि एक रईस ने मेरा सम्मान किया। फिर सहसा उन पर एक नशा सा छा गया। गर्व से बोले, नहीं, मैं अब रात को ना जाऊंगा। मेरी गरीबी अब रुसवाई की हद तक पहुंच चुकी है। उस पर पर्दा डालना व्यर्थ है। मैं इसी वक्त जाऊंगा। जिसे रईस और राजे आमंत्रित करें, वह कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता। राजा साहब साधारण रईस नहीं हैं। वह इस नगर के ही नहीं, भारत के विख्यात रईसों में हैं। अगर अब भी कोई मुझे नीचा समझे तो वह खुद नीचा है। संध्या
संध्या का समय है। प्रवीण जी अपनी फटी पुरानी अचकन और सड़े हुए जूते और बेढंगी सी टोपी पहने घर से निकले। ख्वामखा बागड़ू उचक्के से मालूम होते थे। डील डॉल और चेहरे मुहरे के आदमी होते तो इस ठाठ में भी एक शान होती। स्थूलता स्वयं रोब डालने वाली वस्तु है, पर साहित्य सेवा और स्थूलता में विरोध है। अगर कोई साहित्य सेवी मोटा ताजा डबल आदमी है तो समझ लो उसमें माधुर्य नहीं, लोच नहीं, हृदय नहीं। दीपक का काम है जलना। दीपक वही लबालब भरा होता है जो जला ना हो। फिर भी आप अकड़े जाते हैं। एक एक अंग से गर्व टपक रहा है। यूं घर से निकलकर वह दुकानदारों से आंखें चुराते गलियों से निकल जाते थे, पर आज वह गर्दन उठाए उनके सामने से जा रहे हैं। आज वह उनके तकाजों का दंदा शिकन जवाब देने को तैयार हैं। पर संध्या का समय है। हर एक दुकान पर ग्राहक बैठे हुए हैं। उनकी तरफ कोई नहीं देखता। जिस रकम को वह अपनी हीनावस्था में दुर्विचार समझते थे, वह दुकानदारों की निगाह में इतनी जोखिम न थी कि एक जाने पहचाने आदमी को सरे बाजार टोकते, विशेषकर जब वह आज किसी से मिलने जाते हुए मालूम होते थे। प्रवीण जी ने एक बार सारे बाजार का चक्कर लगाया, पर जी न भरा। तब दूसरा चक्कर लगाया, पर वह भी निष्फल। तब वह खुद हाफिज समद की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। हाफिज जी बिसाते का कारोबार करते थे। बहुत दिन हुए प्रवीण इस दुकान से एक छतरी ले गए थे और अभी तक दाम ना चुका सके थे। प्रवीण को देखकर बोले, वहाँ से जी, अभी तक छतरी के दाम नहीं मिले। ऐसे 150 ग्राहक मिल जाएं तो दिवाला ही हो जाए। अब तो बहुत दिन हुए। प्रवीण जी की बातें खिल गईं। दिली मुराद पूरी हुई। बोले, मैं भूला नहीं हूँ हाफिज जी। इन दिनों काम इतना ज़्यादा था कि घर से निकलना मुश्किल था। रुपए तो हाथ नहीं आते, पर आपकी दुआ से कदर शिनासों की कमी नहीं। 2-4 आदमी घेरे ही रहते हैं। इस वक्त भी राजा साहब, अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। दावत है। रोज ऐसा कोई न कोई मौका आता ही रहता है। हाफिज समद प्रभावित होकर बोले। हाफिज समद प्रभावित होकर बोले, अच्छा, आप राजा साहब के यहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? ठीक है। आप जैसे वाकमालों की कदर रईस ही कर सकते हैं, और कौन करेगा। सुभान अल्लाह, आप इस ज़माने में यहकता हैं। अगर कोई मौका हाथ आ जाए तो गरीबों को ना भूल जाइएगा। राजा साहब की अगर इधर निगाह हो जाए तो फिर क्या पूछना। एक पूरा विसाता तो उन्हीं के लिए चाहिए। 2.5-3 लाख सालाना आमदनी है। प्रवीण को 2.5-3 लाख कुछ तुच्छ जान पड़े। जवानी जमा खर्च है तो 10-20 लाख कहने से क्या हानि। बोले, 2.5-3 लाख? आप तो उन्हें गालियां देते हैं। उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं। एक साहब का तो अंदाज है 20 लाख। इलाका है, मकानात हैं, दुकानें हैं, ठेका है, अमानती रुपए हैं, और फिर सबसे बड़ी सरकार बहादुर की निगाह है। हाफिज ने बड़ी नम्रता से कहा, यह दुकान
आप ही की है जनाब, बस इतना ही अदद है। अरे मुरादी, जरा 2 पैसे के अच्छे से फ़ान तो बनवा ला आपके लिए। आइए 2 मिनट बैठिए, कोई चीज़ पसंद हो तो दिखाऊं। आपसे तो घर का वास्ता है। प्रवीण ने पान खाते हुए कहा। इस वक्त तो मुआफ़ रखिए, वहाँ देर होगी, फिर कभी हाजिर हूँगा। यहाँ से उठकर वह एक कपड़े वाले की दुकान के सामने रुके। मनोहर दास नाम था। इन्हें खड़े देखकर आंखें उठाईं। बेचारा इनके नाम को रो बैठा था। समझ लिया शायद इस शहर में है ही नहीं। समझा रुपए देने आए हैं। बोले, भाई प्रवीण जी, आपने तो बहुत दिनों दर्शन ही नहीं दिए। रुक्का कई बार भेजा, मगर प्यादे को आपके घर का पता ही ना मिला। मुनीम जी, जरा देखो तो आपके नाम क्या है। प्रवीण के प्राण तकाजों से सूख जाते थे, पर आज वह इस तरह खड़े थे मानो उन्होंने कवच धारण कर लिया है, जिस पर किसी अस्त्र का आघात नहीं हो सकता। बोले, जरा इन राजा साहब के यहाँ से लौट आऊं तो निश्चिंत होकर बैठूं। इस समय जल्दी में हूँ। राजा साहब पर मनोहर दास के कई हजार रुपए आते थे, फिर भी उनका दामन ना छोड़ता था। एक के 3 वसूल करता। उसने प्रवीण जी को ऊंची श्रेणी में रखा, जिसका पेशा रईसों को लूटना है। बोला, पान तो खाते जाइए महाशय। राजा साहब एक दिन के हैं, हम तो 12 मास के हैं। भाई साहब, कुछ कपड़े दरकार हों तो ले जाइए। अब तो होली आ रही है, मौका हो तो जरा राजा साहब के खजांची से कहिएगा, पुराना हिसाब बहुत दिन से पड़ा हुआ है, अब तो सफाई हो जाए। हम सब ऐसा कौन सा नफ़ा लेते हैं कि 2-2 साल हिसाब ही ना हो। प्रवीण ने कहा। इस समय तो पानवान रहने दो भाई, देर हो जाएगी। जब उन्हें मुझसे मिलने का इतना शौक है और मेरा इतना सम्मान करते हैं, तो अपना भी धर्म है कि उनको मेरे कारण कष्ट ना हो। हम तो गुण ग्राहक चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं। कोई अपना सम्मान करे तो उसकी गुलामी करें। अगर किसी को रियासत का घमंड हो तो हमें उसकी परवाह नहीं। अभी आपने सुना मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी लेखक का द्वितीय अंक। आशा है आपने इसका प्रथम अंक अवश्य सुना होगा। यदि आप ना सुन पाए हो तो इसके लिए शब्द विन्यास 666 चैनल पर जाकर इसका प्रथम अंक भी आप सुन सकते हैं। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स के जरिए देते रहें। यदि आप कोई नई कहानी या उपन्यास सुनना चाहते हैं तो उसका नाम भी हमें कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, मित्रों और परिवारजनों में शेयर करें। नए सदस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए विदा। धन्यवाद।